खुश आमदीद। आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। अभी अभी मैंने ये एक न्यूज़ देखी है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन उन्होंने बयान दिया है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स और बाकी वेपन तैयार कर रहा है, उसकी वजह से दुनिया में अमन जो है वो ख़तरे में है। साथ साथ उन्होंने कहा है कि चाइना की ये जो कोशिश है कि वो बाकियों से आगे निकल जाए, वो हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे और हम उसको डिफीट और डिटर करने की कैपेसिटी अपनी बिल्ड करेंगे। हम लोग जो इन चीज़ों को एग्जामिन करते रहते हैं मुख्तलिफ एंगल से, जानते हैं कि आर्म्स रेस जो है उसका कोई अंत नहीं होता। हाँ जी, आर्म्स रेस ने हमारे साउथ एशिया का सत्यानाश किया। पाकिस्तान और इंडिया जो हैं दोनों अपनी आर्म्स रेस की कंपटीशन में, पाकिस्तान तो सत्यानाश हो गया, उसकी इकॉनमी का बुरा हाल है। और इंडिया के भी बहुत रिसोर्सेज जो प्रोडक्टिवली इस्तेमाल हो सकते हैं वो आर्म्स रेस में आते हैं, जो पार्टली फॉर पाकिस्तान बट मेनली फॉर चाइना है, क्योंकि चाइना इज़ इंडियाज़ थ्रेट नंबर 1 एंड पाकिस्तान थ्रेट नंबर 2। ये उनकी रैंकिंग है। तो सारी दुनिया के अंदर ये जो ममालिक हैं, ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के ज़रिए सारी दुनिया की तरक्की, दोस्ती और अमन को थ्रेटन करते हैं। अब सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, जनरल कह सकते हैं आप, वेदर इज़ अ जनरल और नॉट आई डोंट नो, बट ही इज़ डेफिनेटली सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस यानी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस अमेरिका के। उनका ये बयान जो है वो क्या, अच्छा, व्हाट आर हाइपरसोनिक वेपन्स। देखिए, स्पीड ऑफ साउंड जो है ना वो है अबाउट 761 माइल्स पर आवर। इस रफ्तार से स्पीड ट्रेवल करती है। हाइपरसोनिक जो है वेपन्स वो 6 टाइम्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड मूव कर सकते हैं। तो विच मीन्स 3600 किलोमीटर्स पर आवर, विच इज़ मोर देन 6000 किलोमीटर्स पर आवर्स, यानी उसको तो रोकना ही बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, हाइपरसोनिक वेपन दे फ्लाई एट लो एल्टीट्यूड और दे आर मनूवरेबल। उनका डायरेक्शन आप बदलते जा सकते हैं, इस तरह जो होती है ना बैलिस्टिक मिसाइल्स जो रशिया और अमेरिका ने तैयार किए थे और बाकी भी दुनिया में हैं, वो स्ट्रेट लाइन में 1 पॉइंट से किसी और पॉइंट को हिट करते हैं। तो उनके लिए जो डिफेंस शील्ड्स जो हैं, डिफेंस सिस्टम्स दुनिया ने तैयार कर लिए हैं। बट दिस न्यू सॉर्ट ऑफ वेपन हाइपरसोनिक, इसको डिटेक्ट करना, इसको रोकना, इसको डिफीट कर देना, हिट अपने टारगेट से पहले, हिट करने से पहले उसको डिस्ट्रॉय कर देना बहुत मुश्किल है। तो अब हुआ क्या है, मैं थोड़ा इसकी बैकग्राउंड में जाऊंगा। देखें, मैंने हमेशा अपनी राइटिंग्स पाकिस्तान द गैरजन स्टेट और बाकी जगह पे जो आर्ग्यू किया है कि अगर हम एक आम स्टेट को देखें, आजकल तो हर स्टेट का सत्यानाश है, लेकिन नॉर्मली स्टेट के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर होता है ना, या कम से कम चेन ऑफ कमांड जो होता है, वो सेंटर से और ऊपर से नीचे तक जाता है और एक हद तक कोऑर्डिनेटेड कोहेरेंट पॉलिसीज़ ही सोसाइटी में लाई जाती हैं विद इन अ स्टेट, बिकॉज देयर इज़ अ हायरार्की एंड दैट हायरार्की इज़ एबल टू पेनिट्रेट लोअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जब आप इंटरनेशनल सिस्टम में आ जाएं तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ पे ठीक है, सुपर पावर्स हैं, बिग पावर्स हैं, रीजनल पावर्स हैं, स्मॉल स्टेट्स हैं, बनाना स्टेट्स हैं, लिहाजा हर किस्म की स्टेट्स हैं। सुपर पावर्स ऑब्वियसली हैव फार ग्रेटर क्लाउड एंड मिलिट्री कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। सुपर पावर्स में इस वक्त आप यूनाइटेड स्टेट्स को तो आप काउंट करते हैं
रशिया भी उसी में आ जाता है, एंड चाइना, ये तीन हैं। ग्रेट पावर्स में आप यूके को और फ्रांस को इंक्लूड कर सकते हैं। उसमें एक रीजनल पावर्स में इंडिया आ जाता है, हाँ जी। और पाकिस्तान एक बेसिकली वो क्या कहते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट तो है ना, तो ये भी एक रीजनल पावर है। और इज़राइल जो है उसने पूरे मिडल ईस्ट को आगे लगाया हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स यू नो अनडिक्लेयर्ड बट वेल नोन न्यूक्लियर पावर कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। तो इस किस्म की दुनिया अब है जो, एंड इट कैन लीड, वॉर कैन ब्रेक आउट डिस्पाइट ऑल द प्रिकॉशंस जस्ट बाय एक्सीडेंट। तो बात यह है कि चाइना इतनी मिलिट्री कैपेसिटी कैसे हासिल कर सका, इसके ऊपर मैं आज बात करना चाहता हूँ। देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कोल्ड वॉर हुई तो उसके दो पोलर एक्सट्रीम्स थे, एक यूनाइटेड स्टेट्स और उसके साथ वेस्टर्न कैपिटलिस्ट लिबरल डेमोक्रेसीज आप कह सकते हैं, हाँ जी। उसके अंदर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान को भी इंक्लूड कर सकते हैं। और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और चाइना हुआ करते थे, साथ साथ ईस्टर्न यूरोप के कई मुल्क थे, बाद में क्यूबा भी उसमें ऐड हो गया। तो कोल्ड वॉर आई थिंक स्टार्टेड लैशिंग फ्रॉम एनी टाइम फ्रॉम 1945 के बाद तो कुछ साल लगे, लेकिन क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की डेथ के बाद जो कोशिश हो रही थी ना कि अमेरिका और रशिया मिलके एक दुनिया की अमन, पीस के लिए काम करें, वो कामयाब नहीं हो सका। सोवियत यूनियन और अमेरिका दो डायरेक्शंस में आ गए प्रेसिडेंट ट्रूमैन के दौर में, और उसके बाद आर्म्स रेस शुरू हो गई इन दो के दरमियान। उस आर्म्स में हज़ारों न्यूक्लियर वेपन्स दोनों साइड्स ने एक्वायर कर लिए, खैर जंग नहीं हुई, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, वो अब रशिया बन गया। हुआ क्या कि सोवियत यूनियन का और चाइना का झगड़ा 60s में इमर्ज हुआ, जिसमें देखा जाए तो चाइना ने एक कैंपेन शुरू कर दी कि रशिया जो है वो सोशल इंपीरियलिज्म है, यानी नाम का वो सोशलिस्ट है, हकीकत में वो एक इंपीरियलिस्ट पावर है। और मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मेरे इर्द गिर्द जो दोस्त थे, और मेरा अपना भी एक टाइम माओइस्ट मूवमेंट के साथ रहा है, तो वहाँ पे जो बहस होती थी मेजर इसाक के साथ, जो मज़दूर किसान पार्टी के चेयरमैन थे, तो वहाँ मैंने देखा है वो कहा करते थे कि सोशल इंपीरियलिज्म इज़ अ ग्रेटर थ्रेट दैन इवन द अमेरिकन्स। हालांकि वियतनाम की जंग हो रही थी और अमेरिका वियतनाम में जो जुल्म कर रहा था सारों को नज़र आ रहा था, लेकिन क्योंकि चाइना का और रशिया का झगड़ा हो गया था और चाइना ने डिक्लेयर कर दिया कि जी हम तो दुनिया में पेजेंट रेवोल्यूशन करके बदल देंगे, तो जो रेवोल्यूशनरी किस्म के लोग थे उन्होंने कहा कि रशिया तो अब इनकलाब से अलग हो गया है, वो तो डेमोक्रेसी की बात करता है, हम इनकलाबी चाइना का साथ देंगे। ये वही चाइना है जो माओ ज़ेडुंग के दौर में इन्होंने बहुत एक्सप्लोट करने की कोशिश की, पेजेंट रेवोल्यूशन। कुछ देर के लिए पाकिस्तान में भी इनका असर हुआ, इंडिया के अंदर नक्सलाइट मूवमेंट हुई, बाकी इलाकों के अंदर भी पेजेंट अपराइजिंग्स हुई इन्फ्लुएंस बाय माओ ज़ेडुंग। लेकिन माओ ज़ेडुंग की डेथ के बाद चाइना ने रियलाइज़ किया कि उन्होंने बेतहाशा गलत पॉलिसियाँ बनाई। एक तो थी द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जहाँ पे बजाय इंडस्ट्रियलाइजेशन को कायम रखने के, जो कि सोवियत मॉडल था, माओ ने डिक्लेयर कर दिया जी सब लोग अपने अपने घर में एक फर्नेस बना लें छोटा सा, और अपनी जो वहाँ पे वो क्या कहते हैं अपने ज़रूरत के जो है ना क्या कहते हैं टूल्स और ये और वो तैयार करें। उसके अंदर बहुत ज़ाया हुआ रिसोर्सेज, और कहा जाता है कि उसकी वजह से मिलियंस जो हैं चाइनीज़
वो फैमिन का शिकार हो गए, क्योंकि सारा कुछ उन्होंने नेशनलाइज कर लिया और पेजेंट के पास कुछ नहीं रहा, तो वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं थी होती। इसके ऊपर बहुत बहस है, जो मेरे माओइस्ट दोस्त हैं वो तो मानते ही नहीं हैं, लेकिन मैंने कई अब रिसर्च देखी हैं, एंड दे स्पीक ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु डाइड बिकॉज ऑफ द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। सम से 45 million, some say at least 15 million. Whether this is true or not, I am not the judge. लेकिन in terms of China's capacity to grow, that was a setback. आगे बढ़ने के बजाय चाइना बैकवर्ड गया। उसके बाद इन्होंने कल्चरल एवोल्यूशन कर दी माओ जेटुंग ने। ठीक है, चाइना की आज़ादी की जंग को उन्होंने लीड किया और चाइना के फाउंडर वही हैं माओ जेटुंग, नो डिनाइंग ऑफ दैट। लेकिन एक बंदे के पास इतनी जब पावर होती है तो वो मिसयूज़ भी हो जाती है। कल्चरल रेवोल्यूशन में क्या था कि हम एक नया इंसान बनाएंगे। मार्क्स ने जो सोच दी थी वो ये था कि जब मटेरियल कंडीशंस बदलती हैं तो सोच बदलती है, और उसके बाद सोच के बाद आप नए किस्म की एक दुनिया बना सकते हैं। माओ और ये जो उस ज़माने के पेजेंट रेवोल्यूशनरी थे, तो इन्होंने कहा नहीं, वी गो द शॉर्टकट, हम एकदम नया इंसान बनाएंगे। और नया इंसान बनाते बनाते उन्होंने सारे प्रोफेसर, सारी यूनिवर्सिटियों का सत्यानाश कर दिया और लोगों को दूर दूर गाँव में काम करने के लिए भेज दिया कि दोनों एक किस्म का काम करें। दिस साउंड्स वेरी इगैलिटेरियन, वेरी जस्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, लेकिन अमलन सोसाइटी ऐसे चेंज नहीं होती। और मार्क्स की जो अपनी प्रोफाउंड टीचिंग है उससे ये बहुत अलग था। खैर, माओ जेटुंग, डाओइस्ट, डेन शाओपेंग, जो कि माओ के दौर में आइसोलेटेड थे, ही बिकम्स द लीडर ऑफ चाइना। और 1978 के बाद जो चेंजेस चाइना में आए, उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि सोशलिज्म में हमने इक्वालिटी तो पैदा कर दी है, 100% लिटरेसी भी कामयाब कर ली है, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी बेसिक जो हैं वो एक्सपेंड कर ली हैं, लेकिन ये सोसाइटी और ये प्रोडक्शन आगे नहीं बढ़ रही। तो डेन शाओपिंग ने फिर डिसाइड किया कि स्टेट कैपिटलिज्म इंट्रोड्यूस की जाए। स्टेट कैपिटलिज्म के लिए उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को चांस दिया, साथ साथ इन प्राइवेट सेक्टर में चाइना की भी ओनरशिप रखी। तो इस तरह किस्म का कैपिटलिज्म लाए गए। कुछ फ्री जोन्स भी बनाए गए जहाँ पे कोई भी लॉ अप्लाई नहीं करता, ना ट्रेड यूनियन का, ना कुछ, जो कि सोशलिज्म के वैल्यूज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। लेकिन चाइना डिड वेरी वेल, क्योंकि इतनी बड़ी उनकी मार्केट थी और उन्होंने लोगों को एजुकेट कर लिया था, जो कि हम सब कॉन्टिनेंट में नहीं कर सके। तो मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए वो तैयार थे। साथ साथ अमेरिका ने 1971 में पाकिस्तान के ज़रिए चाइना के साथ ताल्लुक़ पैदा किया। याह्या खान का दौर था, बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान में सिविल वॉर चल रही थी। तो हेनरी किसिंजर केम सीक्रेटली टू पाकिस्तान। पाकिस्तान ने फिर उन्हें बीजिंग ले गए, वहाँ पे माओ जेटुंग से मुलाकात हुई, या चियोन लाई से तो डेफिनेटली हुई। और चाइना का और अमेरिका का एक दूसरे के करीब होना शुरू हुआ। व्हाट वर द अमेरिकन्स ट्राइंग टू अचीव? द अमेरिकन्स वर ट्राइंग टू ब्रेक द यूनियन बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड चाइना। लेट मी से दैट दिस यूनियन हैड ऑलरेडी बीन पुट अंडर ग्रेट स्ट्रेन। वो ब्रेक कर रही थी, उसमें पुश अमेरिका ने की है। अमेरिका ने उसके ब्रेक में लीडिंग रोल नहीं लिया, लेकिन जब ये ब्रेक हुआ तो चाइना को इन्होंने फिर कोशिश की कि बिल्कुल ये जो है ना सोवियत यूनियन के ज़ेर असर बिल्कुल ना रहे। और उन्होंने फिर बहुत इन्वेस्टमेंट कराई अमेरिकन्स ने। देखें, देयर इज़ अ वेरी लार्ज चाइनीज़ पॉपुलेशन। हर अमेरिकन टाउन में चाइना टाउन मिल जाता है आपको। तो उनसे इन्वेस्टमेंट करवाई। हमारे दोस्त थे जो पाकिस्तान के थोड़ी देर के लिए फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, शाहिद जवेद बरकी, पाकिस्तानी, जो वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट रहे। और वो मेरे साथ सिंगापुर में मेरे कोलीग थे इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़ में। उनकी मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, बिल्कुल घर वाली। उन्होंने कहा कि
मुझे भेजा गया कि मैं जाके चाइना को सिखाऊं कि मॉडर्न बैंकिंग कैसे होती है, अकाउंट कैसे रखे जाते हैं। वो बिल्कुल कोरे थे, उनको कुछ पता नहीं था। सो दिस वाज द अमेरिकन पॉलिसी, वर्ल्ड बैंक, IMF, अमेरिकन बैकिंग टू इन्वेस्टमेंट्स इन चाइना, जिसकी वजह से, क्योंकि चाइना का तो कैपिटल ही अपना कोई नहीं था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल की हुई, और चाइना ने वहाँ पे डेमोक्रेसी को साइड पर रख दिया। उन्होंने कहा वर्क हार्ड, अर्न वट एवर यू कैन, एंड द कैपिटलिस्ट कैन कीप अ पोर्शन एंड अ पोर्शन द स्टेट विल हैव। तो उस प्रोसेस में फिर चाइना का कमाल है कि क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेसी वाली बात नहीं की, उन्होंने वन पार्टी स्टेट जो माओ जे-टुंग या कम्युनिस्ट मॉडल था उसी को कायम रखा, और उसके ज़रिए उन्होंने अवाम के साथ जो कनेक्शन बन चुका हुआ था उसको ही इस्तेमाल किया। और मुझे कुछ दोस्तों ने बताया है कि चाइना का जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है वो हमारे इंडिया पाकिस्तान के लोकल गवर्नमेंट से बहुत बेहतर है, यानी डेमोक्रेसी है। यही मुझे शायद जावेद बर्की ने कहा था कि ठीक है, चाइना अमेरिकन किस्म की डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन उनका अपना एक तर्ज है कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो केडर हैं उनको कई साल काम करना पड़ता है और प्रूव करना पड़ता है कि दे आर लॉयल टू द चाइनीज स्टेट। हालांकि व्हाट दे आर बिल्डिंग इज एक्चुअली कैपिटलिज्म, स्टेट कैपिटलिज्म, जिसमें द ओनली थिंग सोशलिस्ट नाउ लेफ्ट इज वो जो है कम्युनिस्ट पार्टी, सिंगल वन पार्टी कंट्रोल, जिसमें डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स आर ऑलवेज पुट ऑन द साइड। द स्टेट कैन एक्ट अगेंस्ट इंडिविजुअल्स वेरी फ्रीली, ये हम सब जानते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है चाइना में नहीं है। वहाँ के जो डिसिडेंट हैं उनको बहुत ओप्रेस भी किया जाता है। ऑल दिस इज़ ए फैक्ट। अगर कोई ना माने तो आई कैन डू नथिंग अबाउट इट। ऑल दिस इज़ वेरी वेल सब्सटेंशिएटेड। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है कि चाइना ने और चाइनीज़ लोगों ने मिल के जो फिर साइंस में तरक्की की, उन्होंने स्वीडन की मसलन जो वॉल्वो कार है और बाकी सारी इंडस्ट्रीज ख़रीद ली हुई हैं। स्वीडन की तो अपनी चीज़ कोई रही ही नहीं, और सारी दुनिया ने क्या किया कि अपनी अपनी जो है ना इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और ये और वो सारी चाइना भेज दी। वाई? बिकॉज द चाइनीज़ वर्कर्स वर गेटिंग लोअर वेजेस। उनको लोअर वेज दिए और प्रोडक्ट ला के वेस्टर्न मार्केट्स में और दुनिया की मार्केट में बेचा। तो ये ग्लोबलाइजेशन ने कैपिटलिस्ट सिस्टम को मजबूत किया, पावरफुल किया, लेकिन उसमें क्राइसिस भी आए। 2007-2008 का जो क्रैश हुआ है वॉल स्ट्रीट का, वो सबके सामने है। कई बेचारे अमेरिकन जिनकी सारी उम्र की पेंशन थी वो भी उसमें ज़ाया हो गई। हज़ारों लोग, लाखों लोग उसमें डिस्ट्रॉय हुए। तो कैपिटलिज्म का जो डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टर है वो आज भी कायम है, लेकिन चाइना उसका हिस्सा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन चाइना का हिस्सा होने के साथ साथ वो एक चैलेंज है टू द हेजेमनी जो अमेरिका ने कायम की हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद द हेजेमोनिक पावर और द हेगमोनिक, बोथ वर्ड्स आर करेक्ट जी प्रोनाउंसिएशंस, was the United States of America and Russia was second to that. अब आने वाले वक्त में कोई बड़ी बात नहीं अगर ये दोनों इक्वल हो जाए और चाइना उनसे आगे भी निकल जाए। तो अमेरिका अब चाइना को तैयार करने के बाद, यानी G5 जो चाइना ने तैयार किया, तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा देखो जी वेस्टर्न पावर्स अब उसके ख़िलाफ़ हो गई हैं। तो मैंने कहा G1, 2, 3, 4 तो ये अमेरिकन्स ने चाइना को इस काबिल किया कि वो इतना बढ़ सकें। ओ यस, दिस इज़ ट्रू। लेकिन जब वो अब बढ़ गए हैं और यूनाइटेड स्टेट्स को चैलेंज कर रहे हैं, तो अब ये सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन के बयान आ रहे हैं। तो मसला ये है कि ये सारी दुनिया को एक नई आर्म्स रेस का अब फेस करना पड़ेगा। जो पहले होता रहा कि जो एक डेमोक्रेटिक, फ्री, इगैलिटेरियन, सोशल डेमोक्रेटिक किस्म की सोसाइटीज़ बनने का ख्वाब लोगों ने देखा था कि हम जस्टिस लाएंगे, हम इंसाफ लाएंगे, हाँ, वो अब ये सारा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा।
हम जो कि पीस में यकीन रखते हैं, हम तो कहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स को आप सारी दुनिया में, किसी एक जगह पे नहीं, उनको डिस्ट्रॉय करें और सारी दुनिया में अमन की बात की जाए। चाइना ट्रेड वाइज compete करे, अमेरिका ट्रेड वाइज compete करे, लेकिन कभी चाइनीज़ जो है जापान के अंदर वो अपने भेज देते हैं नेवी, और तो अमेरिकन उससे ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं, वो अपने लोग भेज देते हैं। ताइवान में चाइनीज़ एयरफोर्स कई दफ़ा उनके करीब आई है, मज़ीद अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट उसमें हो गई है। चाइना का इंडिया का जो भी हुआ था झगड़ा, उसके बाद इंडिया इज़ नाउ पार्ट ऑफ वो क्वाड जो है, उसके साथ कोशिश कर रहे हैं। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज इन्वाइटेड देयर एंड ही इज़ बीन कोटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दुनिया में फिर वंस अगेन ये जो है ना कंपटीशन लीडिंग टू वॉर वाली सिचुएशन है, और आने वाली जो कोल्ड वॉर है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगी, क्योंकि हो सकता है कि रशिया वॉज नेवर एबल टू गो बियॉन्ड द अमेरिकन्स। ठीक है, स्पुतनिक उन्होंने पहले बना लिया और अमेरिका में एकदम एक हलचल मच गई थी। फिर उन्होंने कोशिश करके अपने एक द फर्स्ट मैन हु लैंडेड ऑन द मून वॉज एन अमेरिकन, ये उन्होंने फिर रशिया से आगे निकल गए। उसके बाद सोवियत यूनियन collapsed एंड नाउ चाइना इज़ इमर्जिंग एज द ग्रेट पावर। ये हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है कि ये दोनों पावर्स अब एक नई कोल्ड वॉर शुरू करेंगी। मेरे ख्याल से हमारे इंटेलेक्चुअल्स को ये समझना चाहिए कि हम सारी दुनिया में कोऑर्डिनेट करें और इस डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ बात करें। हम अपने साउथ एशिया के अंदर इंडिया पाकिस्तान की जो कंपटीशन है आर्म्स रेस वाली, उसको कम करें। इंडिया और चाइना की आर्म्स रेस की क्या ज़रूरत है? क्यों नहीं ये बैठ के तो ये जो इनका बॉर्डर डिस्प्यूट है ये रिजॉल्व कर लेते। इट शुड बी पॉसिबल टू डू दिस विद गुडविल, एवरीथिंग कैन बी डन। तो आई थॉट आई टॉक अबाउट दिस करंट इशू, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक नई बला अब आगे आ रही है, हाइपरसोनिक वेपन्स। अमेरिका की हमेशा कोशिश होती है कि दुनिया में जो भी हो रहा है इट शुड रिमेन वन। नाउ इट सीम्स दैट इज बीइंग चैलेंज्ड। इज इट गुड और इज इट बैड? आई वुड नॉट सेलिब्रेट इट, क्योंकि मुझे लगता है कि अब अमेरिकन्स हर चीज़ छोड़ के तो चाइना से आगे निकलने की कोशिश करेंगे। ये उनकी नेचर, उनका डीएनए इस किस्म का है। क्या वो कामयाब हो जाएंगे या नहीं, दैट आई वुडंट से, क्योंकि अमेरिकन इकॉनमी ठीक है बहुत मजबूत है, लेकिन चाइनीज़ इकॉनमी बहुत ज़्यादा मजबूत है। अब सोवियत यूनियन की इकॉनमी कभी कोई चैलेंज नहीं थी, क्योंकि वो एक्चुअली सोशलिज्म ही बिल्ड कर रहे थे। जब सोवियत यूनियन कोलैप्स किया तो वहाँ पे मॉडर्न बैंकिंग इस किस्म का कोई ख्याल ही नहीं था। वहाँ पे इसके लिए बहुत लूट मार हुई और करप्ट पार्टी लीडर्स ने अपनी फैमिलियों को और अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, पार्टी केडर्स को फ़ायदा पहुँचाया, तो पूरे सोवियत यूनियन का सत्यानाश हो गया। लेकिन चाइना जो रूस के ख़िलाफ़ इतनी बकवास करता था, उन्होंने ख़ुद कैपिटलिज्म का रास्ता अपनाया और कैपिटलिज्म को बिल्ड किया, और अब कामयाबी से वो दुनिया की पावर नंबर 2 हैं, जो नंबर 1 भी हो सकती हैं। तो ये है, आई कॉल दिस द एनर्की इन इंटरनेशनल रिलेशंस। दुनिया के अंदर एड हॉकिज्म, दूर की सोच होगी, लेकिन जहाँ जहाँ मूव होती हैं तो उसके मुताबिक बाकी मूव्स भी शुरू हो जाती हैं। यही रियलिज्म का फ़लसफ़ा है कि बैलेंस ऑफ पावर फोर्सेस कंट्रीज स्टार्ट आर्मिंग देमसेल्व्स। और होता ये है कि अवाम के जो हकूक़ हैं वो हमेशा इसके अंदर पामाल हो जाते हैं, दे गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। तो ये दुख की बात है, और आई होप द अमेरिकन्स एंड द चाइनीज़ कैन एक्ट रिस्पॉन्सिबली एंड नॉट फोर्स a war of its own kind on the millions of people all over the world, जो बेचारे 2 दिन का खाने के लिए अपनी कोशिशें जो हैं वही पूरी नहीं कर सकते। इतनी बीमारियां, पेंडेमिक, वैक्सीन की कमी, इन हालात में जो ये ख़बरें आ रही हैं,
हाइपरसोनिक वेपन्स के ऊपर जो अमेरिकन रिएक्शन है, दिस इज़ वेरी अलार्मिंग. सो आई थॉट आई विल गिव यू द बैकग्राउंड कि चाइना यहाँ पे कैसे पहुँचा है. अमेरिका की मदद से पहुँचा है. अमेरिकन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने करवाई, चाइना को तैयार किया, और अब वही चाइना उनको आंखें दिखा रहा है. और ये है आज की हकीकत. तो इसके अंदर एक आयरनी भी है कि आपने जो मर्जी चाहा, आपके सामने वो भी आ गया. इसे नेमेसिस भी कहते हैं कि चाइना इज़ द नेमेसिस ऑफ अमेरिकन ambition to dominate the world. Now it is being challenged. So I will stop here. Thank you very much. We'll continue later on. All the best.